हेलो बच्चों, आप सबका वेलकम है। आज से मैं एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ। अक्सर बच्चों को जो है ज्योग्राफी बहुत कठिन लगता है और मुझे नहीं लगता कि छोटी क्लासेस में इसको कोई पढ़ना चाहता है। बस रीडिंग लगा दी चैप्टर की, क्वेश्चन रट लिया, आंसर लिख दिया। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आज से मैं ये जो श्रृंखला स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें मैं एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का लेकर चल रही हूँ, सोशल साइंस का, जो कि है सौरमंडल में पृथ्वी। और मैं इसे ऐसे पढ़ाने का प्रयास करूंगी कि क्लास 6 का यदि कोई भी बच्चा इसको देख रहा है तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और उसको अच्छे से समझ में आ जाए, और कभी भी कोई क्वेश्चन रटने की जरूरत ना पड़े, वो अपनी समझ से उसका उत्तर दे सके। ऐसा ही प्रयास हमारा होना चाहिए। और मैं जीरो लेवल से लेकर जरूर चलूंगी, क्लास 6 के स्टैंडर्ड से भी पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का स्टूडेंट जो है वो भी मेरे वीडियो को देखता है तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। तो चलिए अपना शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसमें मैंने जो है इस चैप्टर को जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस चैप्टर की बुक लेकर, बुक भी मेरे पास है, अगर मैंने उसको लेकर रीडिंग करना शुरू कर दिया और उससे समझाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर के सारे कीवर्ड्स, जितने भी इसमें जरूरी वर्ड्स थे, उनको ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किया है। और इन वर्ड्स को ही मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगी, ऐसे आपको पढ़ाऊंगी कि सारा चैप्टर आपको क्लियर होता चला जाएगा और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे वर्ड्स को समझते हैं और इस चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले मैंने लिख रखा है ब्रह्मांड। मैं इंग्लिश भी आपको बताती चलूंगी ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, आकाशगंगा, गैलेक्सी, मिल्की वे, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी, तारा, आप सबको पता है, स्टार्स, नक्षत्र मंडल और कॉन्स्टलेशंस, और आपका ये क्या होता है, सूर्य। सूर्य भी आप सबको पता होगा, सन, ग्रह, प्लैनेट्स, उपग्रह, आपके सैटेलाइट्स, मानव निर्मित उपग्रह, इसको क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोडाइट्स, और उल्कापिंड, मीटराइट्स। ठीक, इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई। और मुझे लगता है सबके, अगर इंग्लिश नहीं पता है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर ब्रह्मांड। तो मैंने ब्रह्मांड सबसे पहले क्यों लिखा? ठीक है, अगर हम सामान्य बोलचाल की बात करें तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रह्मांड क्या होगा, तो एक आप क्लास 6 के बच्चे होने के नाते आप जवाब क्या देंगे? मेरे हिसाब से जवाब ये होगा कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्मांड है। बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है, भाई हमें अंतरिक्ष में आसमान दिखता है ब्लू कलर का, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो कुछ भी हमें, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, ये सब क्या है, हमारा ब्रह्मांड आता है। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रह्मांड। जो हमें दिख रहा है वो भी ब्रह्मांड है, जो हमें नहीं दिख रहा है वो भी ब्रह्मांड है, यानी कि जिसकी जानकारी हमें नहीं है वो भी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। देखो, ये तो हो गई सामान्य बोलचाल की बात कि आपने ब्रह्मांड का उत्तर दे दिया। लेकिन जब ये परीक्षा में प्रश्न अगर आपके में आ जाता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो क्या आप यही सब लिख के आएंगे? ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो थोड़ा सा तो हमें ज्योग्राफी की भाषा में भी लिखना पड़ेगा। तो आप अपने शब्दों का प्रयोग कीजिए, लेकिन सही भाषा का भी प्रयोग करना जरूरी है। तो वो मैं बताती हूँ कि एनसीईआरटी ब्रह्मांड को क्या कहती है। एनसीईआरटी के अनुसार ब्रह्मांड कई सारी, यानी लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक की परिभाषा है कि ब्रह्मांड कई सारी आकाश गंगाओं को मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में जरूर ये प्रश्न आ जाएगा कि अब ये आकाश गंगा कहाँ से आ गई, अभी आकाश गंगा क्या है। तो आइए चलते हैं आकाश गंगा को भी समझ लेते हैं, जो कि मैंने सेकंड नंबर पर मेंशन कर रखा है। तो आकाश गंगा क्या है, समझिए। जब कभी आपने आसमान में रात के समय देखा होगा तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे लहर जैसा आकार, ये सर्पिल आकार कहना चाहिए, जैसे सांप होता है उस तरीके के आकार का घुमावदार, ये पट्टी नुमा आपने रास्ता जैसा बना हुआ देखा, ऐसा लगता है कोई नदी जैसी बह रही है। नदी जैसी आकृति देखी है आसमान में, और वो क्या होता है, छोटे छोटे उसमें तारे आपको बहुत तरीके के दिखते हैं चमकते हुए, अच्छा लगता है, बहुत सुंदर सा दृश्य बनता है। तो ये क्या है, यही है आपकी आकाश गंगा। एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ कि आपने आसमान में देखा है तो आपको चौड़ी पट्टी जैसी
सफेद रंग की एक रास्ता दिखाई देता है जो जिसमें छोटे छोटे तारों का समूह होता है। तो ये क्या है, ये आकाश गंगा है। आकाश गंगा क्यों कहते हैं, जैसे पृथ्वी पर हमारी गंगा नदी बहती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है, इसी तरह आकाश में जो नदी बह रही है उसे हमने आकाश गंगा का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आकाश गंगा है। अब इस आकाश गंगा के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, ये आकाश गंगा बनी किस चीज से, इस आकाश गंगा में तारे हैं, धूल के कण हैं, और तारे, धूल और बादल, ये सब क्या है, गैसें, ये सब क्या है, ये आकाश गंगा है। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्या है, आकाश गंगा है। तो ये आकाश गंगा इन सब चीजों से मिलकर बनी हुई है। अब जब आप मैंने कहा आकाश गंगा, तो अब आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के पास जो आकाश गंगा है, मतलब जो हमारी आकाश गंगा है जिसमें कि हमारा सौर मंडल स्थित है। ठीक है, और ये वो कौन सी आकाश गंगा है, तो उसका हम लोग उसे बोलते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ठीक है, जिसमें जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है उसे हम बोलते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ठीक है, और ये जो ब्रह्मांड है इसमें कोई एक आकाश गंगा नहीं है कि मैंने मिल्की वे नाम ले दिया तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ वही आकाश गंगा है, कई सारी आकाश गंगा है। जैसी आकाश गंगा हमारी है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, उसी तरह की ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगा है जिनकी जानकारी भी हमें प्राप्त नहीं। और इस आकाश गंगा के अंतर्गत बहुत सारे सौर मंडल भी हैं, लेकिन हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे हम मिल्की वे बुलाते हैं। क्लियर हो गया ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी आकाश गंगा किसे कहते हैं तो उसका नाम क्या होगा, मिल्की वे। हमारा सौर मंडल किसमें स्थित है, तो मिल्की वे में स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब मैंने कहा सौर मंडल, तीसरा वर्ड आ गया आपका सौर मंडल, जो मैंने कहाँ बताया, कहाँ स्थित है, आकाश गंगा में स्थित है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा में स्थित है। अब ये सौर मंडल क्या चीज है, देखिए सौर, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये सौर शब्द है, सोलर सिस्टम, यानी ये सौर शब्द आया कहाँ से आया, तो जो रोमन पुराने जमाने की जो रोमन कहानियां होती थी उसमें जो है सौर किसे कहते थे, सूर्य देवता को सौर कहते थे। ठीक है, सूर्य देवता को किस नाम से बुलाया जाता था, सौर। तो जब सूर्य देवता को सौर से नाम से बुलाया जा रहा है, तो यानी कि सूर्य किसका स्वामी हो गया, सौर मंडल का स्वामी, यानी सौर मंडल का केंद्र कौन है, सूर्य है। ठीक है, तो इसी से, और सौर मंडल का यानी सूर्य का परिवार, तो क्या हो गया, इससे क्या बन गया, सौर मंडल। तो ये सौर शब्द जो है वो कहाँ से आया, यूनानी कहानियों से, जो कि जो है कहाँ से किसको लिए प्रयोग किया गया, सूर्य देवता के लिए। इतनी बात क्लियर होगी। तो जो हमारा सौर मंडल है उसका केंद्र कौन है, सूर्य। ठीक है, उसका केंद्र कौन है, सूर्य है। और इस सौर मंडल में और क्या क्या है, इस सौर मंडल में सूर्य के ग्रहों के बारे में भी आपने सुना होगा। आप जिस ग्रह पे रहते हैं उसका नाम क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे जो हैं ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, और ये उल्का पिंड है। जितना कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये सब किसमें आता है, सौर मंडल में। ठीक है, उल्का पिंड हो गए, मीटेरॉइड्स हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, ये सब किसमें आते हैं, आपके सौर मंडल में। ठीक, बात समझ में आ गया। हमारे सौर मंडल के, अगर आपसे पूछे आपके सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं, और सूर्य जो है इनका केंद्रक है। ठीक है, ये बात क्लियर में हो गई। अब इसके बाद आपने समझा, तो यानी कि अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, तो कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में क्या स्थित है, आकाश गंगा स्थित है। आकाश गंगा में क्या स्थित है, सौर मंडल स्थित है। सौर मंडल में क्या क्या है, सूर्य है और अन्य ग्रह हैं। जो मैंने अन्य ग्रह आपको बताए, कौन कौन से बताए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह किसमें स्थित है, सौर मंडल में। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो सौर मंडल में स्थित है। और सौर मंडल कहाँ स्थित है, आकाश गंगाओं में। आकाश गंगा कहाँ है, ब्रह्मांड में स्थित है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं किस पे, खगोलीय पिंड पे। ये खगोलीय पिंड क्या चीज होती है, ठीक, ये भी तो जानना जरूरी है। सेलेस्टियल बॉडी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी। तो ये क्या चीज है, देखिए आपने अक्सर रात्रि में देखा, आपको कौन दिखता है आसमान में, चंद्रमा दिखते हैं, तारे दिखते हैं ना, सबको दिखते हैं। दिन में रहते हैं, सूरज दिखते हैं। तो रात्रि के समय जो भी चमकती हुई चीज हमें आसमान में दिखती है वो सब क्या है वो खगोलीय पिंड। फिर चाहे वो चंद्रमा हो, या फिर आपके तारे हो, सूर्य हो, या फिर कोई भी ग्रह नक्षत्र कुछ भी है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं ये सब क्या है, खगोलीय पिंड। ठीक, क्या है, खगोलीय पिंड।
अब आप कहेंगे कि चंद्रमा और तारे तो सही है, रात में दिखते हैं, पर सूर्य तो रात में नहीं दिखता। ये आपके मन में प्रश्न आया होगा ना मेरी बात सुन के। देखिए क्या होता है कि सूरज चंद्रमा सब अपने अपने जगह पर स्थित है, लेकिन सूर्य की जो रोशनी है वो इतनी तेज है, ठीक है, कि जब वो दिन में उदय हो जाता है तो हमें ना तो तारे दिखाई देते हैं, ना कौन दिखाई देता है, ना चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक, ये बात क्लियर होगी। इसी वजह से जो है हमें लगता है कि चंद्रमा अस्त हो गया या तारे छिप गए, ये हम कहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। सब अपनी अपनी जगह पर है, सब दिख रहा है, लेकिन मतलब सब रात में दिखता है, क्योंकि रात में सूरज की रोशनी कम हो जाती है, ठीक है। और सूरज की रोशनी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी चक्कर लगाकर जो है दूसरी जगह पर पहुंच, मतलब चक्कर लगा रही, हमारी पृथ्वी घूम रही है ना, तो सूर्य के सामने से हट गई। जब सूर्य के सामने से हट गई तो रात हो गई, ठीक है। और उस रात के चक्कर में क्या होता है, हमें सूर्य की रोशनी उस जगह पर कम हो गई, और जिस जगह पर सूर्य की रोशनी कम हो जाएगी वहां हमें चंद्रमा और तारे दिखाई देने लगेंगे। लेकिन जहां पर सूर्य की रोशनी होगी, उजाला होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सूर्य में बहुत ज्यादा प्रकाश है, तो वो जो है क्या होगा, हमें नहीं दिखाई देंगे। सूर्य चंद्रमा और तारे हमें नहीं दिखाई देते। इसलिए कहा गया कि जो भी रात में चमकती हो। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य कोई खगोलीय पिंड नहीं है, सूर्य भी खगोलीय पिंड है, क्योंकि भाई सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है। ये तो आप सबको पता है कि सारे ग्रह हैं, सारे जितने भी ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। तो सूर्य तो जगह पर स्थिर ही है, यानी सूर्य भी दिन रात में भी रहता है, ठीक है। सिर्फ रोशनी का कमाल है कि किसी समय में कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय जो कुछ भी चमकता दिखता है, क्योंकि रात्रि के समय में, दिन में तो हमें चंद्रमा और तारे दिखेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो खगोलीय पिंड नहीं है। वो भी खगोलीय पिंड है, सूर्य भी खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह भी खगोलीय पिंड है, ये उनका पिंड भी खगोलीय, मतलब जो भी कुछ है ये क्या है, खगोलीय पिंड है। बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या है, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊष्मा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? और मैंने लिख रखा है तारा, यानी स्टार्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टार्स। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा प्रकाश हो, जिन्हें की दिखने के लिए या प्रज्वलित होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि चंद्रमा को चंद्रमा किसकी रोशनी से प्रकाशित है? सूर्य की रोशनी से प्रकाशित। हमारी पृथ्वी को किसकी रोशनी चाहिए? सूर्य की रोशनी चाहिए, तभी तो दिखाई देगा। अगर ऐसा ना होता तो रात क्यों होती? अगर पृथ्वी के पास अपनी ही रोशनी होती। कभी आप बच्चों ने ये सोचा है? आप बच्चों अपना अपना दिमाग चलाइए और बताइए, कभी सोचा है कि पृथ्वी के पास अगर स्वयं का प्रकाश होता, वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होती, तो क्या रात होती? कभी नहीं होती। उस पर तो 24 घंटे रोशनी बनी रहती। लेकिन रात होती है, इसका मतलब कि वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है वहां पर दिन हो जाता है, और जो सूर्य के पीछे हो जाता है वहां पर रात्रि हो जाती है। तो यानी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, ठीक है। तो आपको तारा समझ में आया कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा, स्वयं का प्रकाश हो, और इसे प्रज्वलित होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? वो तारे कहलाते हैं। ये बहुत गर्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम उदाहरण बात करें तो सूर्य क्या है? सूर्य क्या कोई ग्रह है या फिर कोई नक्षत्र है? क्या है सूर्य? आप कह दोगे आग का गोला है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं। आग का गोला तो है, लेकिन है क्या चीज? सूर्य एक तारा है। यानी कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। और क्या है? खगोल। अगर आप पूछा तारा क्या है, तो तारे खगोलीय पिंड है। तो सूर्य में स्वयं का प्रकाश है, सूर्य सबको प्रकाश देता है, ना कि किसी से प्रकाश लेता है। सूर्य की गर्मी, गर्मियों के दिनों में हम लोगों को कितनी गर्मी लगती है, तो वो क्या है? सूर्य हमें ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है। अब दिमाग में एक प्रश्न और आना चाहिए कि ये अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सूर्य के पास और इन तारों के पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा आती कहाँ से? ये दिमाग में प्रश्न आना चाहिए ना। बच्चे हैं, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये चीजें कहाँ से आती हैं। ये चीज मतलब सूर्य में अपना स्वयं का प्रकाश और ग्रहों में क्यों नहीं है, सूर्य में क्यों है? क्योंकि सूर्य तारा है, ठीक है। और तारे में क्या होता है? स्वयं का प्रकाश ऊष्मा कहाँ से आती है? सूर्य। ये जो तारे होते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये गैस के बने होते हैं। और इन गैस के अणु जो होते हैं, जो आपस में टकराते रहते हैं, उनसे आपस में जुड़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नाभिकीय संलयन। यानी जुड़ने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन, और टूटने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना होता है। तो इन क्रियाओं के कारण क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। और क्या होता है? इन
तारों के भार में कमी आती रहती है, और ये जो भार में जो इनका द्रव्यमान है या भार है उसमें जो कमी आ रही वो कन्वर्ट किस में हो रही है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही, ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही। इसीलिए इनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा है। ठीक है, ये गैसें आपस में टकराती हैं, इनके अणु आपस में टकराते हैं, नाभिकीय संलयन विखंडन की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है और प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। इसलिए ये बहुत गर्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और तारे कहलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है तारा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, नक्षत्र मंडल। ठीक, नक्षत्र मंडल क्या है, इसे हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। तो इसको, ये क्या चीज है इसको जानिए। आपने आसमान देखा होगा, आसमान में क्या होता है, आपने कई तरह की, रात के समय अगर आप आसमान देखें तो आपको आसमान में तारों के द्वारा कई तरह की आकृति बनी दिखाई देगी। मैंने खुद बचपन में देखा, जब हम ऊपर छत पे लेटते थे तो दिखाई दे, कहीं हम कहते थे देखो वो खरगोश बन रहा है, कहीं पहाड़ बन रहा है, कहीं भालू बन रहा है। इस तरह की आकृति आप भी आज ही देखिएगा जाके मेरा वीडियो देखने के बाद, तो आपको भी तारों में तरह तरह की आकृतियां दिखाई देंगी। तो ये आकृतियां जो कहलाती हैं, जो ये आकृतियां, ये क्या कहलाती हैं, नक्षत्र मंडल। ठीक, ये एनसीईआरटी की बुक का ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप बस समझते जाइए। ठीक है, तो ये जो बनी हुई आकृतियां हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है नक्षत्र मंडल। ठीक, आप इस नक्षत्र मंडल में आपने इसका अगर नाम सुना होगा, अर्सा मेजर और बिग बियर, इसको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल को। इसमें कुछ नक्षत्र मंडल आते हैं जिन्हें अर्सा मेजर या बिग बियर भी कहते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर क्या होता है, ये क्या होता है, ये तारे जो हैं एक भालू जैसी आकृति बनाते हैं तो उसको कहते हैं बिग बियर, और जब ये एक डॉग जैसी आकृति बनाते हैं, कुत्ते जैसी आकृति बनाते हैं, तो वो अर्सा मेजर कहलाती है। ठीक, कहीं कहीं पे इस अर्सा मेजर को ही आप सबने सुना होगा सप्तऋषि तारा मंडल के बारे में या ध्रुव तारे के बारे में। ठीक है, तो ये सप्तऋषि तारा मंडल है, ये किसका भाग है, ये अर्सा मेजर का ही भाग है। एक नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, उसका भाग क्या है, सप्तऋषि तारा मंडल, और कहीं कहीं पर अर्सा मेजर को ही सप्तऋषि तारा मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई कोई आकृति बनी हुई है, मान लीजिए इस तरह की कोई आकृति तारों ने मिलकर बना दी। देखो समझो, अगर आप समझ लो, मान लो इस तरह की आकृति बना दी। ठीक, अब यहाँ पे ये तारे बने हुए हैं, समझने के लिए आपको समझा रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो आकृति है ये क्या कहलाएगी, अर्सा मेजर। इसी का एक भाग यहाँ पर इस सप्तऋषि तारा मंडल, चमचे जैसी आकृति जो बनती है वो क्या कहलाती है, सप्तऋषि तारा मंडल। ठीक है, क्लियर हो रहा। तो इस तरह की जो आकृति है वो क्या कहलाती है, सप्तऋषि तारा मंडल। तो इसीलिए इस अर्सा मेजर को कहीं कहीं पर सप्तऋषि तारा मंडल भी कह देते हैं। वैसे एक नक्षत्र मंडल का नाम पूछा जाए तो अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, यानी भालू जैसी जो आकृति बनती है उसे बिग बियर या अर्सा मेजर, दोनों एक ही बातें हैं। और आसानी से आप क्या पहचान लेते हैं, जब आप आसमान में देखते हैं तो सप्तऋषि तारा मंडल आप आसानी से पहचान जाओगे, और जब उसमें संकेतक तारों को आप मिलाएंगे तो किसके पास पहुंचेंगे, ध्रुव तारे के पास। किसके पास, ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है, सबको पता होगा, ये तो हम लोग छोटे से सुनते आते हैं, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा निकलता है। प्राचीन समय में क्या होता था कि जो तब हमारे पास इतने दिशा सूचक यंत्र वगैरह नहीं थे, तो क्या होता था, ध्रुव तारे के माध्यम से ही हम दिशा का ज्ञान लगा। तो रात्रि के समय कैसे पता चले कि किस दिशा की ओर यात्रा करनी है, कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं, तो ध्रुव के तारे को देखकर ही पता चलता था कि ये उत्तर दिशा है, उसी के हिसाब से अन्य दिशाओं का भी निर्धारण कर लिया जाता था। ठीक है, देखिए मैं आपको इस बुक के हिसाब से दिखा रही हूँ, आप समझिए। ये देखिए, ये है ना, अगर आपको दिख रहा हो उसमें, ये सप्तऋषि तारा मंडल है। इसमें ये जो दो संकेतक तारे हैं, अगर इनको सीध से मिलाया जाता है तो ध्रुव तारे, इनको सीधी रेखा में मिला दें, हम जमीन पर खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर देखें, और ये दो संकेतक तारे जो हैं इनको सीधा मिलाएं तो कहाँ पहुंचेंगे, ध्रुव तारे की ओर। ठीक है, ध्रुव तारा दिखेगा ना, ये ध्रुव तारे की ओर पहुंच जाएंगे। और ये देखिए सप्तऋषि तारा मंडल, अगर आप अंतरिक्ष में देखेंगे तो आसानी से जिसको आप पहचान सकते हैं जिस नक्षत्र मंडल को, वो कौन सा होगा, सप्तऋषि तारा मंडल या अर्सा मेजर। ठीक है, मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो फौरन आप कमेंट के माध्यम से पूछेगा, मेरा जवाब आपको जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, नक्षत्र मंडल, समझ में आ गई ना बात। अब हम पढ़ते हैं सूर्य को। ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ठीक, आपका उत्तर आग का गोला है, तारा है। ठीक है ना, यही तो आपने पढ़ा। अभी मैंने आपको पढ़ा है सूर्य एक तारा है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। ठीक है, पृथ्वी पर हम सरवाइव कैसे कर पा रहे हैं, हम सब जीवित कैसे हैं, क्योंकि हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, पानी प्राप्त हो रहा है, इसी वजह से तो हम सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा तो ये पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पौधे भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही तो बनाते हैं। ठीक है, अब इतना डिटेल में हमें नहीं जानना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, तो मैं आपको समझा रही हूँ। तो क्या होता है, अगर सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हम लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? यानी सबका आधार क्या है? सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ये बात आप सबके समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद सूर्य के बाद क्या है? और सौर मंडल का मैंने आपको बताया केंद्रक, या कहना चाहिए स्वामी कौन है? सूर्य है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अच्छा, तो अब मैं इसके आगे बढ़ रही हूँ। अब मुझे हम पढ़ाना है आपको ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह क्या होते हैं? अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रह को कहते हैं प्लैनेट्स। ठीक, क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। जो किससे बना है? ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। किससे बना है? इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट, जो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। और परिभ्रमक का मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यानी कि जो परिक्रमा करता हो। ठीक है, ठीक है, परिक्रमक। ठीक है, तो परिक्रमक यानी जो परिक्रमा करता हो। ठीक है, अब परिक्रमा किसी न किसी की तो परिक्रमा करेगा, तो ये ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सारे सूर्य की। मैंने बताया ना, सौर मंडल का केंद्र कौन है? सूर्य। और जितने भी ये ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह, ये सब किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की। इन सबको प्रकाश किससे प्राप्त हो रहा है? सूर्य से। हमारी पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। ठीक है, तो ग्रह का काम क्या होता है कि ये जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो समझ में आया? मैंने आपको बताया ये प्लैनेट शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ होता है परिक्रमक। ठीक है, यानी जो परिक्रमा करता है। ठीक, अब ग्रह होने के लिए जरूरत क्या है? कुछ बातों की, शर्तों की। ऐसे तो आप कह दे सभी ये क्षुद्र ग्रह क्या है, ये उल्का पिंड, इनको ग्रह क्यों नहीं कह रहे? तो ग्रह होने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, क्या शर्तें हैं ग्रह होने के लिए? एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो। ठीक है, और क्या? अपनी निश्चित कक्षाओं में इनके चक्कर लग रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी की कक्षा में घुसा जा रहा है। ठीक है, अब क्या? एक इनका आकार। पहली शर्त क्या है कि एक तो ग्रह जो होते हैं वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। इन्हें प्रकाश और ऊष्मा की आवश्यकता की पूर्ति किससे करते हैं? ये सूर्य से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? सूर्य से करते हैं। और ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। कोई भी ग्रह, देखो पृथ्वी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, पृथ्वी कहीं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है? वो तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। यानी कि इसमें ना, इन ग्रहों में स्वयं का प्रकाश, कोई भी ग्रह ले लो आप, बुध ले लो, शुक्र ले लो, कोई भी ले लो, उसमें स्वयं का ना तो प्रकाश है, ना ही ऊष्मा है। ठीक है, और दूसरा क्या? ये सूर्य के चारों ओर अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ये ग्रह होने की दूसरी शर्त है। ठीक है, तो क्या? निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएंगे। और देखिए, इनका जो पथ होता है वो कैसा होता है? इनकी कक्षाओं का जो रास्ता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है, यानी कि इस तरीके का, ये इस तरीके का। ठीक है, ऐसा उसे बिल्कुल गोल गोल चक्कर नहीं लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह होने की दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त क्या है? कि इनका आकार, एक आकार निर्धारित किया गया है कि ग्रह होने के लिए ये आकार होना जरूरी है, मतलब इतना आकार तो इनका होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों की लंबाई निर्धारित कर दी जाती है ना, कि जैसे कि पुलिस में जा रहे हैं तो मेरी इतनी लंबाई होनी चाहिए, ऐसी ग्रह होने के लिए इनके आकार का निर्धारण किया गया। ठीक है, पहले प्लूटो भी हमारे ग्रह में आता था, तो हम क्या कहते थे? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 9। लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये आकार में बहुत छोटा था। ठीक है, और अपनी कक्षा बदल देता था। और इन सारे ग्रहों की कक्षाएं जो होती हैं वो निश्चित होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सूर्य के चारों ओर तो सारे ग्रह चक्कर लगा रहे। इस बार मान लो ये सूर्य है, इधर देखिए आप सब, ये सूर्य है। ठीक है, और ये क्या है? ये पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब खाली पृथ्वी थोड़ी ना चक्कर लगा रही है, बुध भी लगा रहा है, शुक्र भी लगा रहा है। तो सबकी निश्चित कक्षाएं हैं। किसी की कक्षा यहाँ पे होगी, किसी की यहाँ पे होगी, किसी की यहाँ, लेकिन सबका पथ निश्चित है। ऐसा नहीं है कि बुध आके पृथ्वी के पथ में घुस जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के रास्ते में घुस जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपस में टकरा नहीं जाएंगे, सारा ब्रह्मांड ही चौपट हो जाएगा। सबकी अपनी निश्चित कक्षाएं हैं, उन्हें निश्चित कक्षा में रहकर ही सूर्य के चारों चक्कर लगाने
होते हैं, ठीक है। और ये सारे ग्रह अपने जो इनका खुद का अक्ष है, मतलब जहां पर ये खुद स्थित है उस पर भी घूम रहे हैं। मान लीजिए कोई अक्ष यहाँ पर है, ठीक है, जैसे इस मार्कर है, तो ये ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, और ये घूमते ही घूमते सूर्य के भी चक्कर लगा रहा है। ऐसा नहीं कि रुक गया फिर घूमने लगा, ऐसे नहीं, ये अपनी जगह पर भी घूम रहा है और घूमते घूमते सूर्य के भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। मैंने आपको बताया प्लूटो को हटा दिया गया, उसमें रख दिया गया बौने ग्रह में, ठीक है, उसे प्लूटो को बौने ग्रह माना गया है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब क्या है? उपग्रह, सैटेलाइट। हम आते हैं सैटेलाइट पे। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएं। उपग्रह में भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अब जब ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं है तो उपग्रह में स्वयं का प्रकाश कहाँ से आ जाएगा? उसमें भी नहीं होता। इसे भी प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। लेकिन उपग्रह चक्कर किसके लगा रहा है? ग्रह के, ठीक है। जैसे कि उपग्रह का उदाहरण दूं तो कहेंगे चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है, और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उपग्रह भी अपने स्थान पर घूमता रहता है, जैसे चंद्रमा भी अपने स्थान पर घूम रहा है, घूमते घूमते पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपग्रह। अब इसके बाद मानव निर्मित उपग्रह, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट। तो इसका क्या काम है? वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे उपग्रह बनाए गए हैं जिनका क्या होता है कि इन्हें नीचे रॉकेट के माध्यम से बना लिए गए। जैसे कोई एक बना लिया उन्होंने, मतलब बहुत सारे हैं, जैसे PSLV है, GSLV है, एडुसैट है, ये सारे क्या है? ये जो मैंने नाम बोले हैं ये सब क्या है? ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स है। इनको क्या किया जाता है? रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, और ये भी पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाने लगते हैं। और ये किया क्यों जाता है? हमें ये इसलिए किया जाता है ताकि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त हो सके। पृथ्वी पर आप जितने भी टेलीविजन देख रहे हैं, मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया है? ये सब मानव निर्मित उपग्रह के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? इसके बाद आता है क्षुद्रग्रह, एस्टेरॉइड्स। ये क्या होते हैं क्षुद्रग्रह? भाई क्षुद्र मतलब छोटा, और ग्रह मतलब तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। यानी ये क्षुद्र ग्रह भी एक प्रकार का ग्रह ही है, लेकिन ये छोटा है, बहुत छोटा है। और ये छोटा क्यों है? क्योंकि जब हमारा ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो विस्फोट हुआ था, जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इतने डिटेल में नहीं जाना है, जो हमें NCERT के फर्स्ट चैप्टर में दिया गया बस वही मैं पढ़ रही हूँ। मैं तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। बिग बैंग थ्योरी के जब महाविस्फोट हुआ था तब इन सूर्य, चंद्रमा, ग्रह इन सब का निर्माण हुआ था समय समय पर। तभी क्या हुआ कि जब विस्फोट हुआ तो ये आपस में टकराए भी। जब टकराए तो इनसे कुछ टुकड़े अलग हो गए। तो क्या हुआ? जैसे पृथ्वी किसी से टकराई तो उसका टुकड़ा अलग हो गया। तो उसी से मान लो जैसी पृथ्वी होगी उससे टूटा हुआ टुकड़ा भी तो वैसा ही होगा। तो इसलिए वो छोटा रूप है तो क्षुद्र ग्रह है। ये भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं क्षुद्र ग्रह? ये आपको पता है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी जैसे आकार में पाए जाते हैं, ठीक। इनकी एक पट्टी जैसी क्षुद्र होगी। ये सब जगह नहीं पाए जा रहे कि बुध और शुक्र के बीच में भी घुसे हैं, पृथ्वी के बीच में भी घुसे हैं, नहीं। ये कहाँ पे होंगे? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में इनकी एक पट्टी पाई जाती है इन क्षुद्र ग्रहों की। उनके बीच में ये घूम घूम कर चक्कर लगा रहे हैं, और क्योंकि ये ग्रहों से ही बने हुए हैं इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? इसके बाद आता है आपका मीटरॉइड, या क्या है आपका उल्कापिंड। ये क्या होते हैं उल्कापिंड? ये पत्थर के टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में घूम रहे हैं पत्थर के टुकड़े। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, घूमते घूमते पृथ्वी के वातावरण में भी आ जाते हैं। जब पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं तो क्या होता है, इनमें घर्षण के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर तो वायु भी है, सब चीजें, गैसें भी हैं, तो उसके घर्षण के कारण में आग लग जाती है। आग लग जाती है तो वो चमक उत्पन्न होती है। तो हम लोगों को कभी कभी हम लोग कहते नहीं कि वो देखो टूटता तारा हो रहा है, विष मांग लो है, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो यही उल्कापिंड होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं तो इनमें आग लग जाती है, तो वो चमकते हुए हम लोग उसे टूटता तारा कहने लगते हैं। पर वो है क्या रियल में? वो उल्कापिंड है, ठीक है। और जब ये उल्कापिंड, पहली बात तो ये ऊपर से नीचे ऊपर ही जल जाते हैं, राख हो जाते हैं, ऊपर ही सब इनका ये नष्ट हो जाते, जमीन तक नहीं आते। लेकिन जब कभी ये जमीन पर गिर जाए, कभी कभी ऐसा होता है गिर भी जाते हैं, कभी कभी पहले न्यूज में हमने बहुत बार सुना भी होगा कि कोई ऐसी चीज गिरी आके, तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े गड्ढे धरती पर बन जाते हैं इनके गिरने से। तो ये तब ये क्या कहलाते हैं, तब ये उल्का कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं उल्का गिरी आके, तब ये उल्का पिंड नहीं कहा जाता। तो ये उल्का पिंड और उल्का का डिफरेंस है, ठीक है। जब तक ये अंतरिक्ष में है
जल रहे हैं तब तक ये उल्का पिंड है, लेकिन अगर ये धरती पर गिर गए आके तो ये क्या कहलाएंगे, उल्का कहलाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये अपने इस ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी मेंशन किया था वो आपको समझाया, लेकिन अभी ये चैप्टर पूरा क्लियर नहीं हुआ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको सारे ग्रह बताऊंगी, सारे ग्रह की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझाऊंगी, थोड़ा सा सूर्य को भी समझाऊंगी, चंद्रमा को समझाऊंगी, और इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज पीछे दी गई है उसको समझाऊंगी। अगर तब तक आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, अगले वीडियो में मैं आपको उसका समाधान करूंगी। धन्यवाद।